तो इसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड की बात करते हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रो मतलब करंट और पोरेशन, पोरेशन मतलब पोर करना, छिद्र करना। तो इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड, या इसको हम हीट सॉक मेथड भी कहते हैं। हीट सॉक, इसमें हीट सॉक यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, सवाल बना है नीट में, कहता है कि किस मेथड में हीट सॉक यूज करते हैं। तो किस मेथड में? इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड में हीट सॉक का यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड में हीट सॉक और डाइवैलेंट कटायन, डाई मतलब दो और कटायन मतलब प्लस चार्ज और एनायन मतलब जो है माइनस चार्ज। जैसे सोडियम, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है लेकिन चार्ज कितना है? एक चार्ज है, इसलिए कहते हैं मोनोवैलेंट कटायन है। कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम के ऊपर प्लस चार्ज है और कितना चार्ज है? दो चार्ज है, दो प्लस चार्ज है, कैल्शियम प्लस प्लस होता है तो कैल्शियम प्लस प्लस ये डाइवैलेंट है, तो दो है तो डाइवैलेंट है। मैग्नीशियम पे भी दो प्लस चार्ज होते हैं तो इसलिए उसको भी डाइवैलेंट कहते हैं। तो यहाँ पे डाइवैलेंट कटायन यूज करते हैं और वो डाइवैलेंट कटायन कैल्शियम भी हो सकता है और वो डाइवैलेंट कटायन मैग्नीशियम भी हो सकता है। तो कोई भी डाइवैलेंट कटायन यूज करते हैं। फिलहाल एनसीईआरटी में CaCl2 को यूज किया है, मतलब कैल्शियम को यूज किया है। तो अगर मैग्नीशियम कहीं ऑप्शन में रहता है तो वो गलत नहीं है, वो भी सही होगा। तो यहाँ पे डाइवैलेंट कटायन का यूज करते हैं। तो अब करते क्या है, तो हम सेलवा ले लेते हैं। जैसे मान लो कोई सेल है, ये एक सेल है, तो ये सेल है और इस सेल में ये वाला जो है सेल मेम्ब्रेन है, सेल वाल है। तो ये कहलाएगा बाहर वाला जो बाउंड्री है, ये बाहर वाला बाउंड्रिया कहलाएगा सेल वाल और अंदरवा वाला कहलाएगा सेल मेम्ब्रेन, ये कहलाएगा सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन इसमें दो बाउंड्री है, मतलब मान लेते हैं ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, कोई प्लांट सेल ही मान लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड पढ़ रहे हैं तो बैक्टीरिया यूज करेंगे। मान लेते हैं बैक्टीरिया का सेल है, तो बैक्टीरिया में जो इन्वेलप होता है तो उसमें सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों होता है। बाहर वाला झिल्ली जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाता है और अंदर वाला जो झिल्ली होता है वो सेल बाहर वाला जो झिल्ली होता है वो सेल वाल कहलाता है और जो अंदर वाला झिल्ली है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए अब तक ऐसे ही बनाते आए हैं, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। अब इसको इसके अंदर डालना है और अब जरा देखो कहां पे इसको डालना है, इसके साइटोप्लाज्म। तो ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। अब इसको यहां पे आने के लिए दो बाउंड्री का सामना करना पड़ेगा। तो दो बाउंड्री है, एक ये बाउंड्री है और दूसरा ये बाउंड्री है, तो दो बाउंड्री का सामना करना पड़ेगा। तो अब कैसे ही सामना करेगा, अब जरा देखो। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, दिस आर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि डाइवैलेंट कटायन से इसको रिएक्ट करवाएंगे। तो इसके ऊपर डाइवैलेंट कटायन डाल देंगे। डाइवैलेंट कटायन मतलब CaCl2, एनसीईआरटी में इसी को यूज किया है, CaCl2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नीट में पूछा गया है कि CaCl2 कौन सा कटायन यूज करते हैं। तो CaCl2 का इसके ऊपर छिड़काव कर देंगे, इनको एक साथ लेकर के इसके ऊपर छिड़काव कर देंगे। अब जैसे ही छिड़केंगे तो इसमें पोर बन जाएगा, छेद हो जाएगा, तो छिद्र बन जाएगा और इसी छेद से ये डीएनए घुस जाएगा, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए घुस जाएगा। अब ये है कहां? सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल के बीच में है। तो सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में है, तो यहां से यहां पे तो बेचारा घुस गया, लेकिन अभी जाना इसको कहां? इस साइटोप्लाज्म में जाना है, इसके अंदर जाना है। अब बेचारा ये कैसे जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जा तो पाएगा नहीं ना, तो इतना आसान तो है नहीं कि तुरंत घुस जाएगा। अब देखो इसको यहाँ पे कैसे घुसेड़ेंगे, जैसे देखें तो डीएनए की अगर हम बात करें, ये जो डीएनए है ये इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और इस डीएनए का जो नेचर है वो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग नेचर है, मतलब पानी से प्यार करता है। तो डीएनए के ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो डीएनए के ऊपर निगेटिव चार्ज है और डीएनए हाइड्रोफिलिक है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिपोफिलिक होता है, तो ये लिपोफिलिक है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होगा ये लिपोफिलिक है, लिपोफिलिक। तो कहने का मतलब ये पानी को प्यार, ये इसमें पानी है और ये इसमें लिपिड्स है। तो पानी, ये डीएनए पानी है और इसमें लिपिड्स है, तो मतलब ये यहाँ पे जा नहीं पाएगा, इसीलिए नहीं जा पाता है क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है और ये सेल मेम्ब्रेन लिपोफिलिक है, इसलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे जा नहीं पाएगा। तो इसको यहाँ पे पहुंचाने के लिए एक मेथड का यूज करेंगे। तो अब इस डायग्राम के बाद ये वाला फेज आया, तो इस फेज में हम देखते हैं क्या होता है। अब क्या करेंगे, इस सेलवा को एक चैम्बर लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, तो उसमें इसको रख देंगे और उसमें बर्फ डाल देंगे। ये बर्फ है, आइस है, आइस, छोटा छोटा आइस क्यूब डाल देंगे। आइस क्यूब मतलब छोटा छोटा बर्फ का टुकड़ा, तो सिल्ली जिसको कहते हैं छोटा छोटा, तो उस बर्फ के टुकड़े को इसमें डाल देंगे और बर्फ के टुकड़े में इस सेल को रख देंगे। और सेल को रख देंगे तो सेलवा जो है क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, इसको ठंडी लगने लगेगा, कांपने लगेगा धड़ 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 धड़।
तो ठंडी में कांपने लगेगा। ये जब ये कांपने लगेगा, ये ठंडा हो जाएगा, तो अचानक से इसको हीट दे देंगे, यहाँ पे हीट प्रोवाइड कर देंगे, 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे देंगे। तो 42 अचानक से इसको यहाँ पे अचानक से हीट देंगे, 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको गर्म कर देंगे। जब इसको गर्म कर देंगे तो ये बर्फवा सब पिघलना शुरू कर देगा। तो इसी को जो अचानक से 42 डिग्री सेल्सियस हीट दिया जा रहा है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक शॉक या हीट शॉक। इसको हम कहते हैं हीट शॉक। इसको हम कहते हैं हीट शॉक या इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक शॉक। तो सडन टेम्परेचर शिफ्टेड एट द 42 डिग्री सेल्सियस, दिस इज कॉल्ड एज द हीट शॉक और द इलेक्ट्रिक शॉक। अब क्या करेंगे, अब जैसे ही इलेक्ट्रिक शॉक इसको देंगे, तो इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया तो यहां पे कंडीशन ये बना, लेकिन अभी भी घुसा नहीं। अब क्या करेंगे, तुरंत फिर से इसको आइस में रख देंगे। ये आइस है, ये जो है आइस है, मतलब बर्फ में फिर से रख देंगे। तो बर्फ में जब फिर से रखेंगे तो क्या होगा, ये डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस साइटोप्लाज्म में देखिए घुस गया, इस साइटोप्लाज्म के अंदर घुस गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड में 4 मेथड है। तो 4 स्टेप में हमने ट्रांसफर किया। एक तो पहले डाइवैलेंट कटायन का यूज किया, फिर इसके बाद जो है किसमें आइस में रखा, फिर इसके बाद हीट शॉक दे दिया, और फिर इसके बाद फिर से आइस में रख दिया। तो इस तरह से 4 स्टेप है। तो जो है सबसे पहले क्या किया कि जो है सेल को सेल और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किस में रख दिया, आइस में रख दिया। और फिर इसके बाद क्या किया, हीट शॉक दे दिया, और फिर क्या किया, फिर इसके बाद आइस में रख दिया। तो अब जैसे ही आइस में रखेंगे तो घुस जाएगा। इसको इस तरह से समझते हैं, जैसे आप ठंडी में गांव की यार के लोग गांवों में कौड़ा से तापते हैं। तो कौड़ा क्या होता है जानते हैं, तो कौड़ा ए पीपल कलेक्टिंग सम लकड़ी प्लेस्ड एट ए साइट कैचिंग द फायर एंड so many people sitting around that fire and taking the heat from that fire, that is called as the kauda in the village. तो गांव में कौड़ा बनता है, जिसको तपता कहते हैं, तपनी कहते हैं। लकड़ी वकड़ी कलेक्ट करके आग जला देते हैं ठंडी में, वो तो उसके चारों तरफ लोग बैठ के उसको तापते हैं, अपने बॉडी को जो है हीट देते हैं ठंडी के मौसम में। मतलब ऐसे जगह पे आप पहुंच गए जहां पे खूब ठंडी पड़ रहा है, खूब ठंडी बर्फ और खूब गिर रहा है, तो आपको ठंडी लगेगा, आप गुड़गुड़ाओगे, ऐसे कांपोगे, गुड़गुड़ाओगे एकदम, बिल्कुल हाथ जो है जब बहुत ज्यादा ठंडी वंडी लग जाएगा जो है, तो आपका हाथ पैर सुन्न हो जाएगा, सुन्न आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके हाथ पैर में सेंसेशन ही नहीं रहेगा। आपको कोई टच ऐसे कर देगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, ब्लेड से ऐसे कोई काट देगा तो आपको दर्द हो ही नहीं करेगा, तो जो है सुन्न हो जाएगा। तो इसको सेंसेशन चला गया है थोड़ी देर के लिए। अब आप जैसे ही आग के सामने बैठते हैं, इसी मजे में आग जो है खूब ठंडी लग रहा है, हाथ एकदम ठर रहा है, गल रहा है, बहुत ठंडी है, आग के सामने इसे बैठते हैं, बैठ के इसे तपनी ताप रहे हैं, आग को एकदम ताप रहे हैं, और एकदम आगे की तरफ खींचे चले जाए, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि इतना ज्यादा सेंसेशन लॉस हो गया है। और आप उंगली अपना हाथ आग के पास ले जाएंगे, धीरे धीरे तो वो आपका चमड़े पे आग लगना शुरू करेगा, चमड़ी को गलाना शुरू कर देगा, क्योंकि आपको वहां पे सेंसेशन ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा। और जब पता चलता है तो आप तुरंत हटा लेते हो और देखते हो बहुत जल गया है, तो उसको पानी में तुरंत अपना हाथ डुबो देते हो। जैसे ही पानी में डुबोते हैं तो चमड़ा जो है उधड़ जाता है, तो चमड़वा जो है, ये स्किन जो है, चमड़वा जो है ये फट जाता है, उधड़ जाता है। वही चीज तो यहाँ पे भी हो रहा है, कि पहले छेद कर दिए, सेलवा में छेद कर दिए, किससे, इस कटायन से, और फिर उसको बर्फ में डाल दिए, छेद कर दिए, छेदवा से डाल दिए इसमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में, और फिर इसके बाद क्या किया, उसको बर्फ में रख दिए, ठंडा दिए, और फिर गर्म कर दिए, गर्म करने के बाद फिर से उसको ठंडा दिए, तो इस बार ये घुस गया इसके अंदर, मतलब छेद हो गया इस सेल मेम्ब्रेन में, तो घुस जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड को हम यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड का यूज हम लोग बैक्टीरिया में करते हैं। तो ये पहला मेथड हो गया इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। दूसरा है माइक्रो इंजेक्शन मेथड। तो माइक्रो इंजेक्शन मेथड में यूज करते हैं। तो माइक्रो इंजेक्शन मेथड स्पेशली